हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, पहले जो है ना हम 15-20 मिनट सेशन रखते हैं, कोई कंफ्यूजन वगैरह तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। फिर आगे हम मूव ऑन होंगे। तो कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बताओ। ये मैंने दो क्यूरीज वो की हुई थी शेयर व्हाट्सएप ग्रुप में। इस पॉलीमॉर्फिज्म एंड मेथड ओवरराइडिंग सेम कॉन्सेप्ट? यस, मेथड ओवरराइडिंग ही एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म है। लेकिन ये जो मेथड राइडिंग है, इसमें वो वाले सारे कंसेप्ट आ जाते हैं ना, इनहेरिटेंस आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद एब्स्ट्रक्शन आ जाती है और इंटरफेस आ जाता है, क्योंकि उसमें एक्चुअली मेथड ओवरराइडिंग ही हो रही होती है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को यानी कि लेट बाइंडिंग को जो है ना वो पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। कि वो चीज के भाई कंपाइल टाइम पे यानी कि रन टाइम पे, सॉरी, बाइंड करना चीजों को, वो पॉलीमॉर्फिज्म एक है। सेकंड किधर है? वो ये डॉट जहाँ डला हुआ ना, इस पिक्चर को क्लिक करो। ये नीचे वो एरर भी आ रहा है, लाइट्स है ना, एनिमल टाइप यूज्ड इन अ यूजिंग स्टेटमेंट मस्ट बी इम्प्लिसिट कन्वर्टिबल टू सिस्टम डॉट आई डिस्पोजेबल। हाँ, एक्चुअली ये जो यूजिंग है ना, ये कहता है कि भाई जो भी आप मेरे अंदर क्लास यूज करोगे ना, उसका जो है ना वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए आई डिस्पोज से। क्योंकि एक्चुअली ये जब ब्रैकेट से बाहर निकलता है ना, ये याद है हम लोगों ने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब यूजिंग ये उस ब्रैकेट से बाहर निकलने लगता है ना, तो ये अपना फाइनलाइज फंक्शन या डिस्पोजेबल जो है ना वो कॉल करता है। तो इसलिए जो है ना ये रिक्वायर्ड करता है कि जब भी आप लोगों ने ऐसी क्लास यूज करनी है, ठीक है, जो यूजिंग के अंदर यूज करनी है, उसका ऑब्जेक्ट यानी कि आपने यूजिंग के अंदर यूज करके करके उसी के अंदर खत्म भी करना है, तो वो ये कहता है कि भाई ये मेरे साथ जो है ना ये इम्प्लीमेंट करो, आई डिस्पोजेबल इम्प्लीमेंट करो। क्यों? क्योंकि जब वो ब्रैकेट यानी कि इसकी ये क्लोज ब्रैकेट जब वो कॉल करेगा ना, जब क्लोज ब्रैकेट जो है वो क्लोज ब्रैकेट पे आएगा, तो वो जो उसका आई डिस्पोज का आप लोगों ने फंक्शन इम्प्लीमेंट किया होगा ना, तो वो उसे कॉल करेगा और ऑटोमेटिकली कॉल करेगा। ये जो आई डिस्पोजेबल इंटरफेस है ना, ये एक ऐसा ही इंटरफेस है कि भाई ये कह लो कि जो आपको जो है ना मेमोरी को डी एलोकेशन करने के लिए यूज होता है। जब आप लोगों ने इसको अपने पास इनहेरिट कर लिया, तो इसका मतलब है कि जब भी आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो डी एलोकेट होने लगेगा ना, तो ये वाला फंक्शन जो आपने इम्प्लीमेंट किया होगा ना, इसको वो कॉल करेगा। हमने ये लास्ट मीटिंग में देखा था कि भाई इंटरफेस यूज किस लिए होते हैं। इंटरफेस यूज इसलिए होते हैं कि हम बताना होता है कि भाई वो कौन सी चीज यूज करे। ठीक है, तो जब हमने आई डिस्पोजेबल के साथ कोई भी क्लास को इनहेरिट करेंगे ना, अभी देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ करके। फॉर एग्जांपल, मैं ये वाली मेरी क्लास थी और इसके अंदर मैंने आई डिस्पोजेबल को भी इनहेरिट कर दिया। तो ये कह रहा है कि जो मेरा फंक्शन है उसे इम्प्लीमेंट करो, तो ये इसका फंक्शन है। अब इस क्लास को जो है ना आप यूजिंग में यूज कर सकते हो। क्यों? जब ये यूजिंग के ब्रैकेट क्लोज पे जाएगा, तो जब वो क्लोज पे जाएगा तो ये वाला फंक्शन वो कॉल करेगा। इस फंक्शन में आप लोगों ने बताया होगा कि क्या क्या आप लोगों ने मेमोरी को डी एलोकेट करना है। ठीक है, तो इसलिए यूजिंग है ना ये हमेशा अपने अंदर वही क्लास लेगा जो आई डिस्पोज एबल के साथ इनहेरिट हो। ठीक है, आई डिस्पोज क्या है? इंटरफेस है, और मैंने ये बात पहले ही बताई थी कि जहां पे भी आई कैपिटल आए, ये ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेना कि वो इंटरफेस है। ठीक है, तो ये इस तरह करके, और इसको ना हम बड़ी डिटेल से इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, इनको हम सारों को बड़ी डिटेल से इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे, क्योंकि मैं जो हूँ ना वो कह लो कि वैसी जो कहते हैं ना वो कोड कर दिया बात खत्म, बस वो वाला काम नहीं होने देता है।
तो हम लोग जब जिस तरह कोई भी कनेक्टिविटी करेंगे, किसी भी किस्म से डाटा इंसर्ट करेंगे डाटा बेसिस में या वहां से डाटा लेंगे, तो प्रोफेशनल वे से लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर ये जो हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं ना, पॉलीमॉर्फिज्म के हो गए, इनहेरिटेंस के हो गए, ठीक है, इन चीजों के जो है ना हम कॉन्सेप्ट वो अपने पास हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, ये जो एब्स्ट्रक्शन है ना, एब्स्ट्रैक्ट जो है, इसमें यानी कि इंटरफेस ही ज्यादा यूज होता है, एब्स्ट्रैक्ट बहुत कम यूज होता है। ठीक है, तो और कोई क्यूरी किसी की? इंटरफेस को जस्ट, अगर आपके पास पिछले वाला कोड पड़ा हुआ है उसे एक दफा रिपीट कर दें, अगर जस्ट ब्रॉडर स्पेक्ट में। ये इंटरफेस वाला? हाँ जी। हाँ। सिर्फ ये है कि हाँ जी, ये कैसे डिफाइन कैसे हो रहा है, कॉल कैसे हो रहा है, सिर्फ इसकी हिरार्ची एक दफा डिफाइन कर। अच्छा, इंटरफेस में हमने ये देखा था कि हमने कहा था कि भाई किसी भी चीज को जिस तरह हम वो किसी मोबाइल शॉप पे जाए तो उनके पास डमी मोबाइल पड़े होते हैं, सिर्फ यानी कि कह लो कि आउटलुक उनकी बस यानी कि होती है सेम, बाकी इवन कि उनके अंदर कोई फंक्शनैलिटी भी नहीं होती, सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए कि भाई अगर आप लोग फलाना फोन लोगे तो उसका साइज, उसकी विड्थ, उसकी हाइट और उसका वेट जो है ना वो ऐसा सा होगा। तो सेम इसी तरह ना इंटरफेस भी हमारा ये काम करते हैं, जो हमें ये चीज डिफाइन करते हैं कि भाई हमने जो ऑब्जेक्ट अपने कंज्यूमर को देना है। अब यहाँ पे कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जूनियर के लिए कंज्यूमर हो सकता है, एक ऐसी कंपनी, ठीक है, जो कह लो कि जो है ना यानी कि ये इस तरह की क्लासेस या फंक्शनैलिटी बना के देती है, बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट करके देती है, वो यानी कि कह लो कि ओनर होगी उन कंज्यूमर के लिए जो उनको बाय करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी कि जिस तरह अगर हम मेरी कंपनी है और उसने जो है ना ये चीज इम्प्लीमेंट की है कि कन्वर्ट इमेज को कन्वर्ट करने की, कि वो इमेज को जिफ में कन्वर्ट करने की हमने फंक्शनैलिटी लिख ली है, इमेज को पीडीएफ करने की फंक्शनैलिटी लिख ली है, इमेज को हमने टिफ में कन्वर्ट करने की फंक्शनैलिटी लिख ली है। ठीक है, अब जो है जाहिर सी बात है मैं इसे सेल आउट करने जा रहा हूँ। जब मैं सेल आउट करने जाऊंगा ना, जो हमारे पास ओल्ड तरीके थे या जिस तरह भी, वो यही है कि मैं इन सब की अलग अलग क्लास बनाऊं, उनके अंदर एक फंक्शन बनाऊं और उसे जो है ना मैं सेल आउट पे कर दूं। ठीक है, तो वो ये होगा कि मुझे जो है ना दूसरे जो कंज्यूमर होंगे उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई अगर आपने ये वाली कन्वर्ट इमेज टू पीडीएफ फंक्शन यूज करना है तो ये मेरा फलाना क्लास में पड़ा हुआ है। जैसे जब मैं चीज को सेल आउट करने जाऊंगा तो एक डॉक्यूमेंटेशन चीज होती है, वो भी उन्हें दूंगा कि अगर आपने ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो कैसे जो है ना वो इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके ना मैं उन्हें ये चीज दूंगा। दूसरा मेरे पास हल ये था कि भाई मैं एक क्लास इसी तरह बना लूं और इसको जो है ना यानी कि ये तीनों फंक्शन इंप्लीमेंट कर दूं, तो जिसको जो फंक्शनैलिटी चाहिए होगी यानी जिसने जो पैकेज लिया होगा मुझसे, जितना मुझे पे किया होगा, उस हिसाब से वो वाला जो है ना फंक्शन मैं अनेबल कर दूंगा, बाकी दोनों फंक्शन को डिसेबल करके उन्हें यानी कि दे दूंगा। एक मेरे पास ये ऑप्शन थी, लेकिन इसके अलावा एक हमारे पास आती है इंटरफेस की ऑप्शन। इंटरफेस हमें ये बताते हैं कि बजाय उसको मैं क्लास दूं ना, मैं उसको इंटरफेस दूंगा। ठीक है, यानी कि मैं उसे क्लास नहीं दूंगा, मैं उसे क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं दूंगा, मैं रेफरेंस दूंगा इंटरफेस का उसे। तो वो कैसे अवेल किया मैंने कि भाई मैंने तीन इंटरफेस, क्योंकि मेरे तीन ही पैकेज थे, अगर चार होते मैं चार इंटरफेस बनाता। ठीक है, तो मैंने तीन इंटरफेस बनाए। ठीक है, पहले को मैंने नाम दे दिया सिल्वर पैकेज का, दूसरे को मैंने नाम दे दिया गोल्ड पैकेज का और तीसरे को डायमंड पैकेज का। अब जिसको मैंने जो फंक्शनैलिटी देनी थी ना, उसको मैंने वो वाले फंक्शन उन इंटरफेस पे रख दिए। ठीक है, ये बात ऐसी ही है कि जैसे आप ये कह लो कि जो आईफोन या कोई किसी भी किस्म का फोन लो, तो जिसके अंदर जितनी फंक्शनैलिटी हो ना, वो फोन उतना ही कॉस्टली होता रहता है। सेम इसी तरह करके यहाँ भी मैंने पैकेज को डिवाइड कर दिया और उसके अंदर उतनी ही मैंने फंक्शनैलिटी रखी जितनी मैं देना चाहता था। अब सारे इन इंटरफेस को मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया किसमें, इस क्लास पे, और इम्प्लीमेंट करने का तरीका वही है, इधर पहले पे कॉलन लगाया, उसके बाद क्योंकि इंटरफेस जो है हमारे मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ करते हैं, तो उसके बाद मैंने सारों को इम्प्लीमेंट कर दिया। जब अब मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो बिजनेस रूल ये कहता है कि जो इसके अंदर इंटरफेस के अंदर फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है उसकी डेफिनेशन इधर लाजमी होनी चाहिए। तो एज पर रिक्वायरमेंट ये जो है इंटरफेस सबसे कॉस्टली इंटरफेस था,
इसके अंदर 3 फंक्शन थे, बाकी दोनों के अंदर एक एक कम था, यानी कि इसके अंदर 2 थे और इसके अंदर एक था। तो इन तीनों के यानी कि मैंने फंक्शन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है। अब मेरे पास जो है ना ये एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है कि जिसको जौन सा पैकेज चाहिए होगा ना उसको मैं इंटरफेस का रेफरेंस दूंगा, ना कि मैं ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दूंगा उसे, यानी कि इस क्लास का रेफरेंस दूंगा। तो मैंने किया क्या यहाँ पे, ये यहाँ पे अब मैंने अपनी मेन क्लास में 3 फंक्शन बना लिए, जो कि एक रिटर्न कर रहा था सिल्वर पैकेज का रेफरेंस, एक रिटर्न कर रहा था गोल्ड पैकेज का रेफरेंस, और एक रिटर्न कर रहा था डायमंड पैकेज का रेफरेंस। अब जो जिस लिहाज से पे करेगा मैं उसे उस लिहाज से वो वाला फंक्शन को अनेबल करूंगा। ठीक है। काम लिटिल बिट यहाँ पे भी वैसे ही होगा थोड़ा सा, जो हमने बैकएंड पे करना था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2-3 लाइनें अनेबल और डिसेबल होगी उस पैकेज के लिए। लेकिन अगर यही काम हम क्लास में लेके जाते तो पूरे पूरे फंक्शन हमारे अनेबल और डिसेबल होते। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा ये फंक्शन पूरी जिंदगी एक ही फंक्शन रहेगा, इसके अंदर जो भी बिजनेस हमारा चेंज हो रहा है ना वो इसी के अंदर चेंज रहेगा। ठीक है, यानी कि जिसने जो पैकेज दिया होगा उसे ऑटोमेटिकली ये अपडेट मिलती रहेगी। वो इसका अपडेट वर्जन इंस्टॉल करेगा, ये अपडेट मिल जाएगी। जिसने जो पैकेज लिया होगा उसको वही फंक्शन एक्सेसिबल होंगे। फॉर एग्जांपल जिसने सिल्वर का पैकेज लिया हुआ था उसे सिर्फ कन्वर्ट इमेज टू पीडीएफ का फंक्शन अवेलेबल होगा। जिसने गोल्ड का पैकेज लिया होगा उसे ये देखो ये 2 फंक्शन अवेलेबल होंगे। ठीक है। और जिसने डायमंड का लिया होगा उसे ये तीनों फंक्शन अवेलेबल होंगे। ठीक है। और इन फ्यूचर या कह लो कि जब भी मेरी कोड में चेंज आएगा मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने क्लास मेन क्लास में चेंज किया करूंगा उस डीएलएल की। सबको ईमेल कर दिया जो जिन्होंने पैकेज लिए होते हैं वो ऑब्वियसली सब्सक्राइब हुए होते हैं, या ऑनलाइन वेबसाइट पे मैंने मेंशन कर दिया है कि नाउ आवर लेटेस्ट वर्जन इज दिस वन, ये जो भी है। तो जिसने वो पैकेज लिया होगा अपनी वो डीएलएल को वो जो है ना डाउनलोड करेगा, अपडेट करेगा अपने सिस्टम पे, तो उसे नई वाली जो बिजनेस लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी ऑटोमेटिक। और इससे दोनों चीजें अचीव हो जाएंगी कि मैं अपना कोड अपडेट कर पाऊंगा, और जो कस्टमर मेरा जिस लिहाज से मुझे पे करेगा मैं उसे उस लिहाज से वो वाला पैकेज दे पाऊँ। और ये किसी मदद से करूंगा, इंटरफेसिस की मदद से। इंटरफेस मुझे ये बताते हैं कि भाई इस इंटरफेस में अगर मैंने इम्प्लीमेंट किया है इसे तो ये फंक्शनैलिटी मिलेंगी। अब ये वाला इंटरफेस है, अगर मैंने इसे इम्प्लीमेंट किया तो ये फंक्शनैलिटी मिलेगी। हाँ, अगर मैं इसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करता, यहाँ पे मैं इसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करता तो ऑब्वियसली वो चीज रॉन्ग हो जाएगी। और अगर यहाँ पे आके आप देखो, यहाँ पे देखो एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई क्लास है ही नहीं जो इम्प्लीमेंट हुई हो इसके साथ। ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट उसी का रिटर्न होगा जो इम्प्लीमेंट हुई होगी स्पेसिफिक इंटरफेस के साथ। ठीक है। यहाँ से मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन हटाई तो उसने कह दिया कि नहीं भाई मैं इसका ऑब्जेक्ट जो है ना इस इंटरफेस में पास नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ इम्प्लीमेंट ही नहीं है। और मैं इसको वापस अंडू करता हूँ, ये अब मैंने ये वाला इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर दिया इस क्लास के अंदर। अब ये काम सही हो गया। ठीक है। असल में ये मैं आप लोगों को बताऊं ना कि ये जो इंटरफेस कि ये जो बिजनेस है ना कि भाई इंटरफेस यूज किस लिए किए जाते हैं, ये खुद मुझे जो है ना कह लो कि अभी पास में या 3-4 साल पहले ही सही तरह बिजनेस क्लियर हुआ है। वरना यानी कि बस लकीर के फकीर की तरह मैं यानी कि इंटरफेसिस को यूज करता था। मुझे पता था कि इंटरफेसिस अलाउ करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मुझे पता था इंटरफेसिस जो है ना वो ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करने देते हैं। मुझे पता था इंटरफेसिस जो है ना एब्स्ट्रैक्शन यानी कि जो है ना वो अचीवमेंट हमें देते हैं कि हम जो है ना अपनी डेफिनेशन को हाइड कर लेते हैं रेस्ट ऑफ वर्ड से। ये सारी चीजें पता थी, लेकिन बेसिक यानी कि इसका यूज क्या है वो नहीं पता था। ठीक है। और मैं ये जो है ना चीज मैं खुद सोचता था कि भाई अगर मैं इंटरफेस का रेफरेंस पास कर रहा हूँ, मेरे पास कोड है, तो मैं उस क्लास का क्यों नहीं रेफरेंस पास करता। ये चीज आपको आगे समझ आएगी इस बात की, थोड़ी हाई लेवल की बात कर रहा हूँ कि भाई मैं उस क्लास का जो है ना रेफरेंस क्यों नहीं पास करता। मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट में इंटरफेस भी है, एक ही प्रोजेक्ट में मेरे पास क्लास भी है। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ, इसी प्रोजेक्ट में मेरे पास क्लास है,
और इसी प्रोजेक्ट में मेरे पास ये इंटरफेस की फाइल है। मैं बजाय इसके कि यहाँ पे इंटरफेस के रेफरेंस पास कर रहा हूँ, मैं क्यों ना यहाँ पे डायरेक्ट क्लास भी तो बना सकता हूँ ना, मुझे इसकी एक्सेस है। ये क्वेश्चन हमेशा मेरे माइंड में रहता था, हमेशा। लेकिन ये मेरा क्वेश्चन यानी कह लो कि पास्ट ही में क्लियर हुआ है कि कैसे हम जो है ना इंटरफेस को यूज करते हुए यूजर को स्टॉप। अब देखो इसके मैं नोट करूंगा, सारे मेरे पास फंक्शन आएंगे, तो क्यों फिर इंटरफेस में बीच में यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये चीज और ज्यादा इंशाल्लाह क्लियर होगी जब हम खुद डीएलएल पे काम करेंगे और इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे ना। ठीक है। तो इसलिए कंसेप्चुअली अभी बस इन चीजों को थोड़ा देख लो, खुद थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लो। बाकी जब हम इंशाल्लाह डीएलएल पे जाएंगे और अपने प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे, जब बिजनेस लाइब्रेरीज लिखेंगे, ठीक है, डाटा लाइब्रेरीज लिखेंगे, तो वहां पे ये चीजें बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो। बाकी और कोई क्वेश्चन और कोई क्यूरी? चलो ठीक है, हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने से पहले ना मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं लाजमी जो है ना, जब किसी से इंटरव्यू लूंगा तो लाजमी पूछता हूँ कि ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, पब्लिक इंट एबीसी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये इसके अंदर वैल्यू इंटर कर रहा हूँ। अब क्या था, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये मैंने वेरिएबल इसमें प्रिंट करवाया। अब यहाँ पे ना ये एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉन स्टैटिक फील्ड मेथड और प्रॉपर्टी प्रोग्राम डॉट एबीसी। वो ये कह रहा है कि भाई ये जो स्टैटिक मेथड है ना, मैं इसके अंदर सिर्फ स्टैटिक वैल्यू लेता हूँ, तो नॉन स्टैटिक को मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है। तो मुझे एरर समझ भी आ गया और इसको मैंने रिजोल्व भी कर दिया बाय यूजिंग ऑफ स्टैटिक। बजाय इसके कि मैं यानी कि नॉर्मल वेरिएबल लूँ, उसे मैंने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। तो फिर जाके जो है ना ये एरर भी रिजॉल्व हो गया। मुझे यहाँ पे ना ये आप लोगों ने सोच समझ के स्टैटिक के कॉन्सेप्ट को वापस अपने अंदर माइंड में लाके ये चीज बतानी है कि क्यों ऐसा किया, इसका बिहेवियर ऐसा क्यों हुआ कि इसको यहाँ पे स्टैटिक ही चाहिए। ठीक है। तो इसको जरा सोचना समझना और इसको गौर करना और आपस में डिस्कस करके ना एक फाइनल आंसर बताना है कि ये रीजन इसके लिए क्यों आई। ठीक है। कि भाई यानी कि इसे स्टैटिक ही क्यों चाहिए, मुझे नहीं ये वेरिएबल मुझे नहीं स्टैटिक चाहिए ये वाला, मुझे ऐसा वेरिएबल चाहिए जो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है। लेकिन फिर भी ये स्टैटिक रिक्वायर कर रहा है, इश्यू तो रिजोल्व कर लिया मैंने, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है इसकी। अच्छा, अब एक चीज है, यानी कि इसमें जो है ना हमने एक चीज पेंडिंग छोड़ी हुई है, वो है प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम असेस मॉडिफायर पे भी जाते हैं। उसके बाद या पहले असेस मॉडिफायर ही कर लेते हैं। देखो, असेस मॉडिफायर जो है ना, सिवाय ये चार लाइन पढ़ने के ना और कुछ भी नहीं है। ठीक है। एसएस मॉडिफायर ये चीज डिफाइन करते हैं कि भाई हमारा स्कोप क्या होना चाहिए। ठीक है। और इन एसएस मॉडिफायर को हम इनकैप्सुलेशन भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे कहीं शायद इसने लिखा भी हो, इस कंसेप्ट को जो है हम इनकैप्सुलेशन भी कहते हैं। इसने नहीं यहाँ पे मेंशन किया हुआ, लेकिन ये आप लोग अपने पास लाजमी मेंशन करना। फॉर कंफर्मेशन जो है ना, मैं यहाँ पे सर्च आउट कर लेता हूँ।
ये एक्चुअली इन कैप्सुलेशन की है डाटा हेडिंग। मैं इसको दोबारा यहाँ पे ये देखो इसमें ना एब्स्ट्रैक्शन हमने देख लिया है, इनहेरिटेंस देख लिया और पॉलीमॉर्फिज्म देख लिया है। ठीक है। ये देखो encapsulation is a concept of hiding data or method from the end client. We can achieve it using access modifier। ठीक है, तो ये जो access modifier है ना, एक्चुअली ये इनकैप्सुलेशन होती है। यानी कि इनकैप्सुलेशन को हम अचीव कर सकते हैं ऐसे। अब कैसे अचीव कर सकते हैं? देखो वो ऐसे अचीव कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये क्लास थी। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन इंप्लीमेंट हुआ हुआ है जो है ना बिजनेस है, यानी कि मेन हमारा बिजनेस है। यानी कि एक ऐसी लॉजिक लिखी हुई है जो बाकी इन तीनों फंक्शन में यूज होनी थी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये कोई भी जो है ना क्लाइंट हमारा इसको यूज देख ना सके। तो उसको मैं क्या करूंगा, एक्सेस प्राइवेट वाइड, ये वाला मैंने फंक्शन बना लिया इसका। ठीक है, और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। अब देखो इस फंक्शन को मैंने प्राइवेट कर लिया, क्या फायदा हुआ इस फंक्शन का? फायदा ये हुआ कि हमारे पास कोई भी बंदा जो भी पैकेज ले, हमारे पास मैक्सिमम पैकेज डायमंड था ना, डायमंड उसने पैकेज लिया, ठीक है, उससे भी ये फंक्शन एक्सेसिबल नहीं। ठीक है, यानी कि वो देख ही नहीं सकता कि ऐसा भी कोई फंक्शन बैकएंड पे इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, यानी कि इन्फॉर्मेशन हाइड हो गई ना उससे। ठीक है, इसी तरह करके अगर मैं इस क्लास का डायरेक्ट भी इवन के ऑब्जेक्ट बना लूँ ना, उसमें भी नहीं एक्सेसिबल है। ठीक है, यूज यानी कि ये फंक्शन एक्सेसिबल है सिर्फ इसके अंदर। यानी कि प्राइवेट हमें यही बताता है ना, अपने से पिछले स्कोप के अंदर या पिछले ब्रैकेट के अंदर एक्सेसिबल होता है। तो ये इसके अंदर एक्सेसिबल होगा, लेकिन आप इसका ऑब्जेक्ट बना लो, कुछ भी बना लो, वहां पे ये एक्सेसिबल नहीं होगा। सेम इसी तरह करके अगर मैं इस चीज पे जाऊं, इधर से मैं इसकी गो टू डेफिनेशन पे गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे कौन से फंक्शन आ रहे हैं? सारे पब्लिक आ रहे हैं। देख रहे हो, एक भी प्राइवेट नहीं नजर आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि मे भी उन्होंने प्राइवेट बनाया उनको। मुझे कौन से शो होंगे? जो पब्लिक होंगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने कितने इंटरफेस के साथ जो है ना इसे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये स्ट्रिंग की क्लास को। ये अब आप समझ सकते हो ये चीज कि इतने इंटरफेस बनाए हुए हैं। इस इंटरफेस में जो भी फंक्शन आ रहा होगा वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना लाजमी होगा। ये देखो, ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है उन्होंने उस क्लास में। ठीक है, अच्छा हम वापस आते हैं अपने। तो इस तरह करके जो है ना हम अपने कोर्स कोड की जो एक्सेसिबिलिटी है ना, उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि किस लेवल को उसे एक्सेसिबिलिटी देनी है। पहली चीज वो कहते हैं पब्लिक। पब्लिक हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, बाय ऑब्जेक्ट आए, बाय इनहेरिटेंस आए, कैसे भी आए ना, हर किसी के लिए पब्लिक मेथड जो होगा ना वो एक्सेसिबल होगा। प्राइवेट ये हम अभी देख चुके हैं कि अपने से पिछले स्कोप के लिए।
यानी कि अपने से ऊपर वाले स्कोप के लिए प्राइवेट एक्सेसिबल है। ठीक है, उससे बाहर जाए कहीं पे भी जाए, प्राइवेट जो है ना वो एक्सेसिबल नहीं होगा, यानी उसकी इंफॉर्मेशन हाइड हो जाएगी। प्रोटेक्टेड क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है कि इनहेरिटेंस के अंदर एक्सेसिबल है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी क्लास बनाई एबीसी की, उसके अंदर मैंने एक प्रोटेक्टेड मेथड बना दिया। ठीक है, फिर मैंने एक और क्लास बनाई सीडीएफ की, और एक और क्लास बनाई एक्सवाईजी की। सीडीएफ को मैंने इनहेरिट इनहेरिट किया एबीसी के साथ। तो ये जो प्रोटेक्टेड वाले मेथड होंगे ना, ये वहां पे एसेसिबल होंगे, लेकिन एक्स वाई जी में एसेसिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमने प्रोटेक्टेड बनाया है, तो ये सिर्फ मेथड उधर एसेसिबल होंगे अगर वो जिसके साथ इनहेरिट हुई हो, या इजी सेंस में हम कह सकते हैं कि ये मेथड सिर्फ उधर एसेसिबल होंगे जो अपने चाइल्ड में उसे कॉल करे, बस। यानी कि ये वाले मेथड अपने चाइल्ड में एसेसिबल हो, और कहीं नहीं एसेसिबल हो। इंटरनल को समझना भी थोड़ा सा टफ इसलिए है कि ये विद इन असेंबली एक्सेसिबल होते हैं, और अभी आप लोगों को असेंबली का नहीं पता। ठीक है, तो इससे जो है ना अभी थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये दो और होते हैं, प्रोटेक्टेड इंटरनल और प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये वाला जो है ना आप लोगों ने देखना है कि ये कहाँ पे एक्सेसिबल होता है। और ये नाम से पता चल रहा है कि प्रोटेक्टेड इंटरनल, कि भाई असेंबली, ऐसी असेंबली जो यानी कि चाइल्ड असेंबली, उसकी चाइल्ड असेंबली के साथ उधर जो है ना एक्सेसिबल हो। यानी कि एक असेंबली को इनहेरिट किया दूसरी असेंबली के साथ, जो इनहेरिटेड असेंबली होगी, यानी कि उसकी चाइल्ड के अंदर जो है ना ये वाले फंक्शन हो गए, मेथड हो गए, वेरिएबल हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई, क्लास हो गई, ये सारे उधर एक्सेसिबल हो। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना इनकैप्सुलेशन होती है कि हम एसएस मॉडिफायर के जरिए अपने आप को या हमारे कोड को जो है ना लिमिटेड कर देते हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी को। ये हमारे पास एसएस मॉडिफायर है। जो मेन दो कॉमन यूज होते हैं वो पहले तीन ही है। समलीज के अंदर हम इतना जाते नहीं है। ठीक है, और मैंने भी आज तक कभी नहीं यूज किया इंटरनल। ठीक है, तो अच्छी अप्रोच यही होती है कि अगर आपने वाकई उस फंक्शन को सिर्फ उसके चाइल्ड के अंदर यूज करना है तो उसे प्रोटेक्टेड ही बनाओ। यूजली मोस्टली लोग पब्लिक ही रखते हैं उसे। ठीक है, क्योंकि एरर तो कोई नहीं ना आता, इशू कोई नहीं है। लेकिन एक जो है ना अच्छे कोडर की, या कह लो कि वो जो कहते हैं ना कि गुड कोड राइटिंग, तो उसके लिए जो है ना ये चीज माइंड में रखना जरूरी है कि अगर हमने इनहेरिटेंस, वो फंक्शन सिर्फ इनहेरिटेंस के अंदर यूज होगा तो उसे प्रोटेक्टेड बने। ये बाकी एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है हमें, इससे अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज्यादा नॉलेज हो गया हुआ है। जिस तरह ये चीज हम देख चुके हैं कि जो डिफॉल्ट क्लास होती है वो प्राइवेट होती है। ठीक है, अब जिस तरह से ये प्राइवेट मेथड बनाया है, ये किसके अंदर असेसिबल होगा? इस यहाँ से लेके यहाँ तक इधर असेसिबल। बस एसएस मॉडिफायर बस यही है। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले ना मेरी एक क्यूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि एक ऐसा वेरिएबल बनाओ जिसमें जो है जिससे जो है ना आप सिर्फ वैल्यू गेट कर सकते हो, सेट नहीं कर सकते। मतलब कि ये जो हमने इधर वेरिएबल बनाया था अभी थोड़ी देर पहले जो देखा था, इसको मैं फिर खत्म कर रहा हूँ। यानी कि ये मेरा ऐसा वेरिएबल हो कि इसके अंदर इसकी जो है ना वैल्यू सिर्फ गेट हो सके। जैसे मैं स्टैटिक कर सकता हूँ दोबारा। इसकी जो वैल्यू है ना एबीसी की वैल्यू, ये सिर्फ गेट हो सके बस, सेट ना कोई कर सके। और ऐसे वेरिएबल होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है ना, माइंड में क्या आता है कि कैसे करेंगे?
खैर अब इस पे जितना भी सोच लो ना, हम ये नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा मैं अगर आप लोगों को ये रिक्वायरमेंट दूं कि एक ऐसा वेरिएबल बनाओ ईमेल का जिसके अंदर जो रियल ईमेल हो ना वही स्टोर हो, वरना एरर दे दे। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्ट्रिंग का वेरिएबल है ईमेल का। इसके अंदर जब भी मैं कोई वैल्यू स्टोर कराऊं, कोई भी वैल्यू स्टोर कराऊं, वो ऑटोमेटिकली इस चीज को वैलिडेट कर ले कि भाई वाकई इसके अंदर सही ईमेल स्टोर हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो उसे एरर दे दे कि भाई मेरी जो प्रॉपर्टी थी ना, मेरी जो फंक्शनैलिटी थी मेरी वेरिएबल की, वो ये थी कि मैं अपने अंदर सिर्फ ईमेल का डाटा स्टोर करूं, जो आप स्टोर करा रहे हो वो नहीं है, तो इस वजह से वो एरर दे दे। हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर ये वैल्यू भेजनी पड़ेगी, इस वैल्यू को वैलिडेट करना पड़ेगा ईमेल के साथ, जो कि हम कर भी चुके हुए हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। वो रिटर्न करेगा कि भाई हाँ इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो, या एरर मैसेज दे दे यूजर को। लेकिन डायरेक्टली खुद नहीं कर सकते। ठीक है। सेम इसी तरह सेम इसी तरह अगर हमने करना हो, अच्छा सेम इसी तरह अगर हमने करना हो कि फोन नंबर देना हो किसी वेरिएबल में, और अगर वो फोन नंबर हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, तो उसको भी वो स्टोर ना करे, इनवैलिड दे दे। ठीक है। तो इस तरह की सारी चीजें ना हम सिर्फ प्रॉपर्टी से अचीव कर सकते हैं। प्रॉपर्टी इट सेल्फ कुछ भी नहीं है सिवाय जो हमने वेरिएबल यूज किए हैं उनके, लेकिन ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज हमें देते हैं। खा, खास तौर पे ये जो दो फंक्शनैलिटी मैंने अभी आपको बताई है, कि ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करें कि जिसमें आप वैल्यू सिर्फ सेट कर सको, गेट ना कर सको, या सिर्फ वैल्यू गेट कर सको सेट ना कर सको। ये हमें कौन अचीव करके देता है? प्रॉपर्टी अचीव करके देता है। सेम इसी तरह करके हम किसी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दें कि भाई कि इसके अंदर सिर्फ ईमेल स्टोर हो, या इसके अंदर सिर्फ स्पेसिफिक फॉर्मेट का फोन नंबर स्टोर हो, या इसके अंदर सिर्फ वेबसाइट स्टोर हो। ठीक है। इन कामों के लिए हम प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। प्लस इसमें हम इनकैप्सुलेशन भी कर सकते हैं। कैसे? एक है हम वेरिएबल प्राइवेट के नाम का बना लेते हैं। अच्छा प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कैसे होती हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर इस चीज को समझते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि ये सेम क्या होती हैं, वेरिएबल ही होते हैं। तो इनको डिफाइन करने का तरीका क्या है? पब्लिक, उसके बाद उनकी टाइप। यहाँ पे मुझे स्टैटिक इसलिए लेना, चलो मैं इसको स्टैटिक नहीं लेता, मैं स्टूडेंट की क्लास में से इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो मैंने रिमूव कर दी है, मैं इसमें इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। ये यहाँ पे क्लास प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल्स, इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी दी। कैसे डिफाइन करते हैं? ऑब्वियसली अगर इसे प्राइवेट प्राइवेट बनाऊंगा तो बाकी जगह एक्सेस नहीं होगी, इसलिए मैं इसे शुरू में पब्लिक बना रहा हूँ। पब्लिक टाइप इसकी क्या रखी मैंने? इंटीजर str। यहां तक तो ये वेरिएबल ही होता है। ठीक है। लेकिन इसके बाद क्योंकि हमने इसको गेटर सेटर सेट करने होते हैं, इसके बाद जो है ना हमने इसके अंदर डिफाइन करना होता है गेट और सेट। ऐसे। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई। अगर वेरिएबल होता तो बगैर गेटर सेटर सेट किए हम इसे ऐसे डिफाइन कर देते।
ठीक है, ये वेरिएबल था और ये क्या बन गई, प्रॉपर्टी बन गई। अब अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं इधर, देखो ये यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू स्टोर, सेम लाइक वेरिएबल के तरह से मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है ना। या इस प्रॉपर्टी को मैं कहीं पे भी एज अ गेटर यूज कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट डॉट एसटीआर, ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ और यहाँ पे वैल्यू मैं गेट कर रहा हूँ। अब फॉर इंस्टेंस मैं इसको जो है ना, इसका सेट हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ना इसके अंदर से वैल्यू सेट नहीं करनी, जब भी करूंगा गेट ही करूंगा। देखो यहाँ पे इसने एरर दे दिया, लेकिन यहाँ पे कोई एरर नहीं। ये चीज हम वेरिएबल में अचीव नहीं कर सकते थे। प्रॉपर्टी डिफाइन गेटर सेटर, ठीक है, इज सेम लाइक वेरिएबल बट वी कैन डिफाइन गेटर सेटर। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में ये आएगा, तो फिर हम इसकी वैल्यू सेट कब करेंगे। वो डिफरेंट वे होते हैं, हो सकता है हमने इसके अंदर ऐसी वैल्यू सेट करनी हो जो कभी चेंज ही ना हो, यूजर सिर्फ उसे गेट कर सके, या चेंज हो लेकिन हमारे कुछ यानी कि ऐसी फंक्शनैलिटी हो उसकी बेस पे चेंज हो, यानी कि यूजर खुद ना सेट कर सके, कोई ना कोई बिजनेस लॉजिक हो उस पे, उसकी बेस पे वो चेंज हो रही हो वैल्यू, लेकिन यूजर अपनी रिक्वायरमेंट जब उसे गेट करनी हो वो गेट कर सके। ठीक है, अब इस एग्जांपल पे ना उसने यही किया हुआ है कि प्राइवेट एक नेम का वेरिएबल लिया, प्रॉपर्टी किसकी बनाई, कैपिटल नेम की। ठीक है, और उसने क्या किया, यहाँ पे गेटर सेटर सेट किए, जो उसने सेट कर रहा है ना, जो भी वैल्यू यूजर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब उसने एक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की है, कैसे, ये क्या है, वेरिएबल जिसकी एक्सेस क्या है, प्राइवेट। मैं ये कहता हूँ कि यूजर जो भी वैल्यू दे रहा है ना, सेट कर रहा है, उसके अंदर हेलो ऐड हो, और फिर वो वैल्यू सेट हो किसके अंदर, नेम के अंदर। जब ये मैंने नेम के अंदर सेंड किया, सेट किया है, नेम तो है प्राइवेट, इसको तो वो यूज कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट हुई भी है। मैंने प्राइवेटली इसको इस वेरिएबल में रख दिया, और जब वो गेट करेगा मैंने वो वाला वेरिएबल जिसके अंदर ये रखा है, वो वाला वेरिएबल इसे गेट करवा दूं। कैसे, ये देखो, नेम के अंदर मैंने क्या लिखा, सिर्फ शुएब। उसने क्या किया, जब ये नेम के अंदर शुएब लिखा, इस सेट के अंदर क्या सेट हो रही है ना वैल्यू, सेट उसने कैसे किया, उसने सेट कर दिया नेम के अंदर हेलो, जो वैल्यू उसको आ रही है उसके अंदर। अच्छा मीटिंग ना हम दोबारा कॉल जो है 5 मिनट बाद भेजते हैं, ठीक है।